छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, खबर बलौदाबाजार से है, जहां अधिक बारिश के चलते मार्ग काफी ज्यादा प्रभावित हो गए हैं, जिसके कारण सिमरिया घाट पुल पर नदी उफन रही है, जिसके चलते सैकड़ों ट्रक पानी में घुस गए हैं। वहीं लोगों की आवाजाही अधिक बारिश के चलते प्रभावित हो गई है। साथ ही नदी पुल के करीब 5 फीट ऊपर पानी बह रहा है, जिसके कारण सड़कों पर ट्रकों की कई किलोमीटर तक लंबी कतार लगी हुई है। लगातार बारिश से लोगों के ऊपर कहर बनकर बरस रही है। आपको बता दें, भारी बारिश के चलते सड़कों पर जाम लग गए हैं। लोगों की आवाजाही जो है वो पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। अधिक बारिश के चलते नदियां जो है वो उफान पर आ गई हैं। इसके चलते सड़क जो है वो पूरी तरह से ढक चुका है बारिश के पानी से। लोगों के आवाजाही में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई नदियां जो है वो उफान पर है, जिसकी वजह से सड़कों पर पानी जो है वो पूरी तरह से आ गया है। आवाजाही जो है वो पूरी तरह से प्रभावित हो गई है। सड़कों पर चलने वाली गाड़ियां जो हैं वो नदी में डूबती हुई नजर आ रही हैं, जिससे प्रशासन से लेकर लोगों तक सभी को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो भारी बारिश के चलते सड़क जाम हो चुके हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर कवर्धा से है, जहां एक किसान की 3 एकड़ जमीन दबंगई और प्रशासनिक लापरवाही की भेंट चढ़ गई है। वहीं किसान और उसकी पत्नी 4 महीने से पटवारी तहसीलदार से न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें केवल झूठा आश्वासन दिया जा रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या जब जमीन का सीमांकन आदेश हो चुका है तो पटवारी और आरआई से उसे पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या प्रशासन जानबूझकर दबंगों को संरक्षण दे रहा है? वहीं किसान और उसके परिजनों का कहना है कि यदि उनको कोई जमीन नहीं दी गई तो वो आत्महत्या कर लेंगे। तो आपको बता दें, किसान की 3 एकड़ जमीन पर कब्जा किया गया है दबंगों द्वारा। प्रशासन दबंगइयों को पनाह दे रहा है, ये लोगों का आरोप है। उन्होंने साफ तौर पर ये चेतावनी दी है कि अगर उनके कब्जे जो है वो वापस नहीं कराए गए तो वो आत्महत्या कर लेंगे। लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं ये परिजन। प्रशासन दबंगइयों को पनाह दे रहा है, ये परिजनों का आरोप है। तो प्रशासन की दबंगई देखने को मिली है, दबंगों को लगातार पनाह दे रहे हैं ये प्रशासन। किसान की 3 एकड़ जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है और इसी के अनुरोध में लगातार गुहार जो है वो परिजनों द्वारा लगाई जा रही है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मनोज शुक्ला जुड़ चुके हैं। मनोज, किसान की 3 एकड़ जमीन पर जो है वो कब्जा किया गया है, किन दबंगों द्वारा ये कब्जा किया गया है और प्रशासन की तरफ से अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है? प्रज्ञा, आपको बता दूं कि लगातार जो है किसानों के साथ जो है सरकार की जो वादे होते हैं किसानों को लेकर, कहीं न कहीं वो झूठे ही साबित होते हैं। और ठीक वही ये जो आरोप लग रहा है 3 एकड़ जमीन का मामला है, किसान का परिवार काफी दिनों से पीड़ित है और शासन प्रशासन को भी जानकारी है कि इसकी जमीन है, किसान की जमीन है। और किसान की जमीन किसान के लिए जो है वही उसका जीविका का मुख्य साधन है, परिवार चलाने का मुख्य साधन है। उसके बावजूद वो दर दर की ठोकरें खा रहा है और सभी के यहाँ लगभग, वो चाहे मंत्री हो विधायक हो, सभी के यहाँ गुहार लगा चुका है, लेकिन इसकी सुनवाई नहीं हो रही। अब सोच लीजिए कि सही आदमी को कितना परेशान होना पड़ता है। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं शासन प्रशासन के ऊपर सवालिया निशान खड़ा होना लाजमी बन जाता है। आप देख सकती हैं वीडियो में साफ तौर पर किसान के परिवार के लोग कितना गंभीर आरोप। और आपको महत्वपूर्ण बात बता दें कि जो कवर्धा का जहाँ का ये मामला है, वो जगह जो है यहाँ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा जो गृह मंत्री भी है। अब आप सोच सकती हैं कि किसान परिवार का कितना गंभीर आरोप है, कितना अगर इसकी मांगे नहीं पूरी हुई, जो उसकी खुद की चीज है उसको मिलने में दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। अब आप अंदाजा लगा, अगर उस परिवार के ऊपर कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये बड़ा सवाल सामने निकल कर आ रहा है। अब आप बिल्कुल मनोज, क्या परिजनों द्वारा आत्महत्या की भी धमकी दी गई है? जी बिल्कुल। देखिए प्रज्ञा, कोई आदमी
सहने की एक सीमा होती है। और जी। वो आदमी जो पूरा परिवार जो है दौड़ते दौड़ते कलेक्ट्रेट का चक्कर लगाते लेखपाल पटवारी तहसीलों में दौड़ते दौड़ते वो थक गया है जी। और वो सीधे सीधे मीडिया की शरण में आया है गवाह। अब आप सीधे सीधे वीडियो में साफ तौर पर देख रहे हैं, किसान की परिवार की महिला खुलेआम आरोप लगा रही, नाम भी बता रही है, उसके बावजूद जो है शासन प्रशासन इसकी मदद नहीं कर रहा है। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं शासन प्रशासन की संलिप्तता इसमें नजर आती है। और कहीं खुदा न खास्ता अगर उस परिवार के साथ कोई घटना घटित हो जाएगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये बड़ा सवाल सामने निकल कर आया। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकती हैं कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था किस तरह से यहाँ पर लचर हो चुकी है। और अगर बिल्कुल मनोज, तो क्या प्रशासन अभी तक इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है, केवल आश्वासन ही दिए जा रहे हैं इस मामले में? देखिए प्रज्ञा, कि आप भी समझ सकती हैं, पूरा देश समझ सकता है, छत्तीसगढ़ की जनता समझ सकती है कि बिना शासन प्रशासन की संलिप्तता से किसी की 1 इंच जमीन जो है कोई जो है, चाहे वो भू माफिया हो चाहे दबंग हो, वो नहीं ले सकता। कहीं न कहीं शासन प्रशासन के संरक्षण मिलता है तभी वो गलत काम करता है। तो निश्चित रूप से सारा दामोमदार शासन प्रशासन को जिम्मेदार माना जा सकता है। और शासन प्रशासन अगर इस किसान परिवार की मदद नहीं करेगा तो निश्चित रूप से आने वाले समय में बिल्कुल मनोज, ये सभी कार्रवाई न करने की वजह से प्रशासन पर सवालिया निशान जो है वो खड़े हो रहे हैं, क्योंकि बिना उनके परमिशन के कोई भी लैंड का काम जो है वो नहीं किया जा सकता। लेकिन जिस तरीके से इन परिजनों ने भी आरोप लगाया है कि उन्होंने गुहार लगाई है लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। अब देखना होगा कि प्रशासन की तरफ से अब क्या कुछ इस वीडियो को देखने के बाद एक्शन लिया जाता है। मनोज, आप बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आज कैबिनेट की बैठक जो है वो शुरू हो गई है। ये बैठक आगामी विधानसभा के मॉनसून सत्र से पहले बुलाई गई है। आपको बता दें, इसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की जा रही है। वहीं इस बैठक में राज्य हित से जुड़े प्रमुख निर्णयों पर मुहर लग सकती है। साथ ही सरकार कई नई नीतियों और योजनाओं को मंजूरी देने पर भी विचार कर रही है। आपको बता दें, इस बैठक में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में विशेष प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई। कैबिनेट की ये बैठक राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि इस बैठक में किन प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जाएगा, इस प्रदेश की जनता की निगाहें टिकी हुई हैं। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए लगातार मनोज शुक्ला जो है हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, मॉनसून सत्र से पहले इस बैठक का आयोजन हुआ है, कितना महत्वपूर्ण माना जा सकता है ये बैठक? जी प्रज्ञा आपको बता दूं, इस बार का मानसून सत्र छत्तीसगढ़ में काफी हंगामेदार माना जा रहा है। जो आने वाले समय में कि विपक्ष जो है पूरी तैयारी पूरी कमर कस लिया है। सूत्रों के हवाले से जानकारी है ये मिल रही है जो इस बार जो है विपक्ष जो है काफी गंभीर आरोप के साथ जो है विधानसभा सत्र, ऐसा नहीं लगता है कि इस बार का विधानसभा सत्र जो मानसून सत्र का 14 तारीख से आगाज होना है वो सही रूप से चल पाएगा। इसलिए कि विपक्ष पूरी तैयारी, विपक्ष का कहना है जो हम लोगों को सूत्रों से पता चला है कि विपक्ष जो तैयारी करके बैठा हुआ है वो काफी गंभीर मुद्दे भी हैं। जैसे शिक्षा को लेकर छत्तीसगढ़ में शिक्षा की व्यवस्था भी बदहाल है और खेती किसानों को खाद बीज नहीं मिल पा रहा। छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में समस्या बनी हुई है। और साथ ही साथ भ्रष्टाचार, सड़क की बातें देखिए, छत्तीसगढ़ में आए दिन सड़कों पे जो भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है, चाहे वो पुलिया हो उसमें भ्रष्टाचार तो ये तमाम बड़े मुद्दे हैं जिसको लेकर कांग्रेस पूरी कमर कस ली है। इस बार का जो मानसून सत्र होगा वो बहुत ही हंगामेदार होना तय माना जा रहा है। और आपको बता दूं, आज की जो महत्वपूर्ण बैठक जो कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में हो रही, इसी सब को देखते हुए जो है पूरी तैयारियों के साथ अब ये लोग भी अब बैठक करके ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कैसे जो है विपक्ष के आरोपों का जवाब देना है। इन सब बातों को लेकर आज जो है ये जो कैबिनेट की बैठक है काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। निश्चित रूप से इस बैठक में किन प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है इस बैठक के जरिए? देखिए प्रज्ञा, अभी तक की जो बातें सामने निकल कर आ रही थी, इस बार का जो मानसून सत्र होगा वो ऐसा अंदेशा लग रहा है कि विपक्ष चलने नहीं देगा। कहीं न कहीं विपक्ष जो है काफी हंगामा करेगा, हंगामेदार बजट सत्र रहेगा। अगर कोई बिल पास हो गया तो समझ लीजिए वो बहुत ही
टेढ़ी खीर होगी। जिस प्रकार से बिल्कुल जो मनोज, क्योंकि कई दिनों से मुद्दा जो था युक्ति युक्तकरण को भी लेकर था, शिक्षा का जो ये मुद्दा है, इसके साथ ही शराब दुकान खोले जाने को लेकर भी लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। तो क्या विपक्ष जो है इन दोनों मुद्दों को लेकर विधानसभा सत्र में उठाने वाला है, जो बजट सत्र चलने वाले हैं? जी जी, निश्चित रूप से प्रज्ञा। देखिए, इस मानसून सत्र को 14 तारीख से मानसून सत्र की शुरुआत है। उससे पहले यहाँ पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी आए। खड़गे जी के आने से नेताओं में एक ऊर्जा का संचार हो गया है, ये माना जा सकता है। तो कहीं न कहीं, और उनका साफ मल्लिकार्जुन खड़गे का सीधे मंच से साफ संदेश था कि सरकार को घेरने का काम कांग्रेस पार्टी लगातार करेगी। तो निश्चित रूप से जो नीचे के कार्यकर्ता है, प्रदेश लेवल के कार्यकर्ता है, उनमें एक नई ऊर्जा वो देके गए हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, जो इस बार का मानसून सत्र होगा वो सत्ता पक्ष के लिए कहीं टेढ़ी खीर ही साबित होगा। निश्चित रूप से जिस प्रकार के मुद्दे हैं, चाहे वो शराब के मुद्दे कह लीजिए, चाहे युक्तिकरण के मुद्दे कह लीजिए, चाहे सड़क भ्रष्टाचार के मुद्दे कह लीजिए, इन सब तमाम बातों को देखते हुए ऐसा नहीं लगता है प्रज्ञा कि इस बार का मानसून सत्र सही रूप से संचालित हो पाएगा। जी जी बिल्कुल, लेकिन मनोज, जिस तरीके से आज जो बैठक हो रही है मानसून सत्र से पहले, इस बैठक को हम कितना महत्वपूर्ण मान सकते हैं? क्योंकि जैसा कि आपने बताया, कई टॉपिक हैं जिसका विपक्ष जो है वो लगातार विरोध कर रहा है। तो क्या माना जाए कि इस बैठक में उन्हीं मुद्दों पर चर्चा की जाएगी? जी देखिए, निश्चित रूप से प्रज्ञा की जो सवाल लगे होंगे उसका जवाब किस प्रकार से देना है, किस मंत्रियों को जिम्मेदारी देना है, कैसे जो है विपक्ष के आरोपों से बचा जाए, इन सब बातों को देखते हुए आज की ये महत्वपूर्ण बैठक जो है बुलाई गई है। और निश्चित रूप से विपक्ष हंगामेदार सदन इस बार रहेगा, स्वाभाविक सी बात है। तो ये कहीं न कहीं उसके बचाव के लिए सत्ता पक्ष तो तैयारियां करेगा ही, तभी तो जो है मानसून सत्र में विपक्ष के सवालों का जवाब दे पाएगा, विपक्ष के आरोपों का जवाब दे पाएगा। तो कहीं न कहीं इन सब बातों को देखते हुए आज की जो कैबिनेट की ये बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हाँ, इसमें कुछ संभावित फैसले भी हो सकते हैं, चाहे वो खेती किसानी का समय चल ही रहा है, इसके लिए भी कुछ घोषणाएं हो सकती, कुछ फैसले हो सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल मनोज, मानसून सत्र से पहले इस बैठक का आयोजन जो है वो कई मामलों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि मानसून सत्र में विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष को घेरने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज, इस खबर पे विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर तखतपुर से है, जहां कांग्रेस द्वारा खराब सड़कों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस दौरान 15 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं इस चक्का जाम में केंद्रीय मंत्री का काफिला भी फंसा हुआ था। आपको बता दें, भारी संख्या पर मौजूद लोगों ने उन्हें निकलने नहीं दिया, जिसके कारण उन्हें वापस लौटना पड़ा। अब जनता को यह अधिकार नहीं है कि समस्या के लिए आवाज उठा सके। वही देश में विकास के नाम पर क्या चल रहा है, आज सड़कों की हालत ये है कि जगह जगह सड़कें धंस रही हैं, पुल गिर जा रहे हैं, लेकिन जनता आवाज नहीं उठा सकती। तो खराब सड़कों को लेकर कांग्रेस का ये प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला। भारी संख्या में सड़कों पर लोग जो है उतरे। केंद्रीय मंत्री का काफिला चक्का जाम में फंस गया, जिसके बाद से उन्हें वापस लौटना पड़ा। हमारी मांगे ये है कि ये रोड, हमारी तकलीफ ये है कि ये जो बड़ा बड़ा गाड़ी चल रहा है, जिसके नाम से इतने बड़े बड़े गड्ढे ये रिपेयरिंग करवाए, कैसा करवाए, इस नाम से हम लोग करें। और हमारी बीजेपी जो सरकार है तो वो भी है, हमसे आने के बाद हमारे से बात करना पसंद नहीं किया, वो हमको देख के नजरअंदाज करके चलेगा मंत्री जी का गाड़ी। हमारी मांगे पूरी करेंगे, हमारी शर्त है। और जो अपने बाईपास है उसमें बड़ा गाड़ी जो उसको बाईपास से कन्वर्ट करे। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर राजधानी रायपुर से है, जहां देहरादून में आयोजित ऑल इंडिया ओपन नेशनल 2025 में अयान ख्वाजा ने गोल्ड मेडल जीतकर छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाया है। इस दौरान रायपुर रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वागत किया गया। वहीं आपको बता दें, अयान ख्वाजा ने संपूर्ण भारत में सबसे अधिक अंक प्राप्त कर राज्य के साथ साथ देश का भी नाम रोशन किया है। वहीं स्टेशन पर पहले से ही अयान के स्वागत के लिए सैकड़ों की संख्या में
लोग मौजूद रहे जो कि ढोल नगारों की धुन पर जमकर थिरक रहे थे। तो आयान ख्वाजा ने गोल्ड मेडल जीता है। रेलवे स्टेशन पर ढोल नगारों से उसका स्वागत किया गया। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री साय राजधानी के दौरे पर हैं। आपको बता दें, सीएम जो है मंत्रिपरिषद की बैठक में शामिल हो चुके हैं, जहां वो लगातार बैठक कर रहे हैं। इसके साथ ही सरकार कृषि से संबंधित कई अहम फैसले इस बैठक में ले सकती है। इसके बाद सीएम 3 बजे मंत्रालय में कार्यालयीन कार्य की अधिकारियों से समीक्षा करेंगे। साथ ही शाम 7 बजे मुख्यमंत्री राइजिंग छक के कार्यक्रम में शामिल होंगे। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर बलौदा बाजार से है, जहां जिले के वन परिक्षेत्र रवान बारन वानरा पारा जंगल में भालू ने खेत जा रहे किसान पर हमला कर दिया है। भालू का हमला करने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। आपको बता दें, घायल को स्वास्थ्य केंद्र कसडोल लाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग की लापरवाही से यह हमला हुआ है। ग्रामीणों ने वन कर्मियों के गश्त को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जैसे ही संवेदनशील वन क्षेत्र में ना तो वन कर्मियों की गश्त होती है और ना ही किसी प्रकार की जागरूकता मुहिम चलाई जा रही है। इस लापरवाही के चलते ग्रामीणों की सुरक्षा भगवान भरोसे नजर आ रही है। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में ग्रामीणों में आक्रोश का माहौल है। ग्रामीणों का वन विभाग से भरोसा जो है वो उठता जा रहा है और ग्रामीण शासन से ठोस कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि यह मामला रवान वन परिक्षेत्र के ग्राम मोहदा की बताई जा रही है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर राजधानी रायपुर से है, जहां पिछली सरकार में हुए 3200 करोड़ के शराब घोटाले में 22 आबकारी अफसरों की राज्य सरकार ने निलंबित कर दिया है। वहीं कोर्ट में ईओडब्ल्यू की चार्जशीट होने के 85 घंटे बाद सरकार की ओर से ये इनका निलंबन आदेश जारी किया गया। इतना ही नहीं, इन सभी अफसरों की जगह नए अधिकारियों की नियुक्ति भी कर दी गई है। इसमें ज्यादातर अफसर परिवीक्षाधीन हैं। वहीं अधिकारियों की निलंबन कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कहना है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति पर अब हम दृढ़ता से काम करेंगे। वहीं पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान हुए घोटालों की परत दर परत सच्चाई लगातार सामने आ रही है। इसके साथ दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है और प्रदेश में किसी प्रकार की भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, पिछली जो 5 साल की कांग्रेस की सरकार थी, उसमें अनेकों घोटाला हुए और सबकी जांच केंद्रीय एजेंसियां और राज्य की एजेंसियां कर रही हैं और जो भी दोषीदार हो रहे हैं उनको दंडित करने का काम हो रहा है। शराब घोटाला भी एक बड़ा घोटाला यहाँ पर हुआ, उसकी भी जांच ईडी के द्वारा हो रही है और जो भी उसमें दोषीदार होंगे सबके प्रति कार्रवाई होगी। ये आबकारी घोटाले जो हमने 4/24 ईओडब्ल्यू में चालू किया था, उसमें आज 5वां पूरक चालान पेश हुआ और ये जितने आरोपी हैं कुल 29 आरोपी जो कि आबकारी विभाग के अधिकारी हैं उनके खिलाफ पेश किया गया और इसमें 138 पेज का समरी है और कुल 2100 पन्ने का मूल दस्तावेज है और साथ ही हम अपने प्रकरण को प्रमाणित करने के लिए कुल 270 गवाहों का नाम साक्ष्य सूची में दिए गए। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर सूरजपुर से है, जहां जिले में महिलाओं को सशक्त बनाने और महिला संबंधी अपराधों की रोकथाम के लिए टीम का गठन किया गया है। स्कूल कॉलेजों के आसपास पुलिस बल की उपस्थिति, सतत पेट्रोलिंग और महिला सुरक्षा के लिए जागरूकता आयोजन कराने के उद्देश्य को लेकर डीआईजी और एसएसपी ने डीएसपी मुख्यालय महालक्ष्मी कुलदीप को नोडल अधिकारी नियुक्त कर 9 सदस्यीय महिला पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों की महिला रक्षा टीम का गठन किया गया है, जिसे 10 जुलाई 2025 को जिला पुलिस कार्यालय से गठित महिला रक्षा टीम को डीआईजी एसएसपी प्रशांत कुमार ठाकुर और एसएसपी संतोष महतो ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गठित इस महिला रक्षा टीम का उद्देश्य जिले की महिलाओं छात्राओं के लिए निडर वातावरण बनाना, महिलाओं को अपराधों से बचाने के लिए उपाय बताना और कुछ होने पर पुलिस को आसानी से संपर्क करने के लिए प्रेरित करना है।
एक महिला रक्षा टीम हमने बनाई है, उसमें एक सब इंस्पेक्टर है पुष्पा तिर्की, उसका लीड करेगी। इसका काम हुआ कि स्कूल खुल चुके हैं, काफी जगहों पे ऐसी स्थितियां होती है कि स्कूल के आसपास वहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थियों को या बच्चियों को परेशान करने वाले कई असामाजिक तत्व भी रहते हैं। इसके अलावा कई पार्क वगैरह है, इसकी पेट्रोलिंग को हमको देखने के लिए शाम के समय ये टीम का काम ये रहेगा कि स्कूल के टाइम पे जाके लोगों वहाँ पे पेट्रोलिंग करें, बच्चों से बात करें, बच्चियों से, और कोई परेशानी हो तो बिल्कुल उनको निसंकोच बता सकते हैं, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। साथ ही शाम के टाइम यदि वो उन स्थानों पर जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं, उसकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी ये टीम उस जगह पे लगातार पेट्रोलिंग करेगी। इसका उद्देश्य है कि लोगों को कहीं ना कहीं से पुलिस की सहायता मुहैया कराना और गलत या असामाजिक तत्व या बदमाश तत्वों के खिलाफ सख्ती बरतते हुए कार्रवाई करना। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर बलौदा बाजार से है, जहां जिले के विभिन्न थाना चौकियों में अवैध शराब परिवहन और पशु क्रूरता अधिनियम के मामले में राजसात की गई है। लगभग 280 वाहनों की पुलिस लाइन में नीलामी की गई, जिसमें शासन को 19,84,700 का राजस्व प्राप्त हुआ है। आपको बता दें, कार्यपालिका अधिकारी की उपस्थिति में जिला स्तरीय समिति द्वारा नीलामी की प्रक्रिया जो है वो संपूर्ण कर ली गई है। पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता के निर्देश पर जब्त वाहनों को राजसात किया गया है। आपको बता दें, बड़ी संख्या में लोग ने इसे बोली में भाग लिया है। 2001, 2001, 2002, हेलो 2100, 2100, 2100, 2101, 2200, 2201। अब रुक करते हैं अगली खबर की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भगवान शिव की आराधना के पवित्र श्रावण मास के 11 जुलाई से शुभारंभ के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। सीएम ने सभी नागरिकों के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रावण मास शिव भक्तों के लिए अत्यंत महत्व का समय होता है। इस मास में श्रद्धालु विशेष रूप से सोमवार का व्रत रखते हैं और गहन भक्ति भाव से भगवान शंकर की पूजा अर्चना करते हैं। सावन के दौरान शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है और विभिन्न स्थानों में श्रद्धालु कांवड़ यात्रा निकालते हैं। तो फिलहाल छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।